हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो सक्षमता परीक्षा हुई है 25/8/2024 को, उसके जनरल सब्जेक्ट का हमने आज हिंदी का पोर्शन लेकर आया हूँ। देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और हूबहू ऐसे ही सवाल सक्षमता परीक्षा 3.0 में पूछे जाने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 50% की गारंटी ले सकता हूँ कि ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, हिंदी पोर्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सुंदरता का अवलोकन स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो दोस्तों, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुमित्रानंदन पंत की जो है पंक्तियाँ ये दर्शाई गई हैं कि सुंदरता का अवलोकन स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जगत जी के आंगन में। तो समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राजवासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? पहला है आविल्य, दूसरा है पदड़िया, तीसरा है कवित्त और चौथा है सवैया। तो जो है चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राजवासों में कवित्त जो है छंद की जो है का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता प्राप्त से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी कुरीतियों का अंकन किया किस उपन्यास में किया गया है? पहला है करिया, दूसरा है तमस, तीसरा है झरोखे, चौथा है बसंती। तो जो है किसमें किया गया है? तमस में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तमस उपन्यास में जो है किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है? देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी कृत्यवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि सभी होगा? देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी तो जाहिर सी बात है इसमें कृत्यवाच्य जो है अपने आप दर्शा रहा है, कृत्यवाच्य। और जहाँ पे भाव होता है इसे मुझसे रोया नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो जाता है। जहाँ पे क्या का जवाब मिल जाए वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाच्य होता है? कृत्यवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि एक से अधिक विकल्प सही हैं? तो जिस वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है उसमें होता है कर्मवाच्य। कौन होता है? कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए, क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। तो मतलब क्या का आपको उत्तर मिल जाए, अगर क्या का उत्तर अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे जो है कौन सा वाच्य हो जाएगा? वहाँ पे हो जाता है कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? पहला है, उनका जन्म पटियाला में हुआ था। दूसरा है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तीसरा है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। और चौथा है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, उनका जन्म पटियाला में नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत बात है। वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सही पार्ट है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो, बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें से केवल बी और सी सही विकल्प हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कारक चिन्ह से सवाल पूछा गया, बेहद इम्पॉर्टेंट। कर्म की पहचान किस शब्द से होगी? के लिए, कि को से, कि ने से, कि द्वारा से? तो कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलगाव, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, और संबंध काकी के, संबंध काकी के, और अधिकरण में पर से, अधिकरण में पर। तो कर्म की पहचान है, कर्म की पहचान को के द्वारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में पर से के द्वारा होता है, और कर्ता ने होता है। तो सारे आपको जानकारी हो गई होगी थोड़ी थोड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है, लड़की ने दही गिरा दिया। दूसरा है, राम रोटी खाया। तीसरा है, सुधा ने अब तक फीस नहीं लाया। और चौथा है, पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं। तो लड़की ने दही गिरा दिया, ये बिल्कुल सही जो है वाक्य है। लड़की ने दही गिरा दिया। राम रोटी खाया, गलत बात है। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ये वाक्य ऐसे बनेगा सही। राम ने रोटी खाई। सुधा ने अब तक फीस नहीं लाया, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग कैसे आ जाएगा? तो हो जाएगा, सुधा ने अब तक फीस नहीं लाई। सुधा ने अभी तक फीस नहीं लाई, फीस नहीं लाई। पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं। पिताजी आज मुझे 1 रुपया दिया है। 1 रुपया होता है, 1 रुपया दिया है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की रुख चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है सुशीला गीत की दो चार लड़ियाँ गाती हैं। दूसरा है मैं गाने का कसरत करता हूँ। तीसरा है कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। और चौथा है साहित्य और समाज का घोर संबंध है। देखिए, पहला में जो है सुशीला गीत की दो चार कड़ियाँ गाती हैं। यहाँ पे लड़ियाँ नहीं होगा, कड़ियाँ होगा। कड़ियाँ गाती हैं। मैं गाने का कसरत नहीं करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। तीसरा है कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। ये बिल्कुल सही बात है। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। ये भी जो है बिल्कुल बात सही लग रही है। साहित्य और समाज का घोर नहीं होगा, यहाँ पे होगा घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे घोर नहीं होगा, घनिष्ठ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है वह दंड पाने के योग्य है। दूसरा है भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही है। तीसरा है उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। और चौथा है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वह दंड पाने के योग्य है, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही नहीं है, भेंट कर रही हैं। यहाँ भेंट हो जाएगा। उनका बहुत सम्मान हुआ, ये भावी नहीं होगा। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, भारी भरकम नहीं, वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है CDP से पूछा गया है, देखते हैं ये भी सवाल। चाइल्ड डेवलपमेंट से सवाल है। नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है। जब भी आपको भाषा संबंधित विकास आ जाए तो सीधे एक वैज्ञानिक का आप लोग नाम याद रखिएगा, जॉन चॉम्स्की। ठीक है, तो अंतर्निहित भाषा क्षमता का जो संबंध है जीन पियाजे से नहीं होगा, स्किनर से भी नहीं होगा, वाइगोत्स्की से नहीं होगा, चॉम्स्की साहब से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पहला है संधि कहेंगे, दूसरा समास कहेंगे, तीसरा उपसर्ग कहेंगे और चौथा प्रत्यय कहेंगे। देखिए, अगर दो वर्णों के मेल से विकार हो रहा है तो वहाँ पे संधि हो जाएगी, और जब दो शब्दों के होने वाले विकार हो रहा हो तो समास वहाँ पे हो जाएगा। शब्द से बनेगा समास और वर्णों के मेल से बनेगा संधि। उपसर्ग शब्द के पहले रखते हैं, शब्द के पहले रखते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय शब्द के अंत में रखते हैं, याद रखिएगा। ये मोटा मोटी आप लोग जानकारी होना चाहिए। जैसे बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं सक्षमता परीक्षा में, ये परीक्षा पास करने से आप लोग जो है
बिहार सरकार में राज्यकर्मी का दर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको अलग ही प्राउड महसूस होगा। इसलिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ भर दीजिए और तैयारी से जुड़िए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला शब्द है लोटा शब्द है। लोटा कैसा है शब्द है? रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि इनमें से कोई नहीं? तो लोटा ऐसा शब्द है जिसका कोई सार्थक टुकड़ा नहीं होगा। कोई सार्थक खंड ना हो, वो होता है रूढ़। रूढ़ का मतलब ये होता है जिसके कोई भी सार्थक जो है खंड ना हो, उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक दो शब्दों के मेल को कहते हैं। जैसे पाठशाला हुआ, उसे हम लोग कहेंगे यौगिक। और योग रूढ़ वो होता है जिसमें किसी तीसरे अंत का बोध हो। जैसे योग रूढ़ जो होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे गजानन हुआ, दशानन हुआ। जब ऐसे शब्द जो हो जाएंगे योग रूढ़ के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? पहला है भूतकाल का है, दूसरा है वर्तमान काल का है, तीसरा है भविष्य काल का है, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए पक्षी उड़ रहे हैं मतलब कार्य जारी है, और जहाँ पे कार्य जारी होता है वहाँ पे होता है वर्तमान काल। कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। जब कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका होता उसे हम लोग कहते हैं भूतकाल, और जो समय आने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। यह आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए। भविष्यत काल इतना मोटा मोटी जान लीजिए आप लोग। पक्षी उड़ रहे हैं तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बेहद इम्पॉर्टेंट है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पहला है भार्या है कि आत्मजा है कि तनया है कि दुहिता है? जो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है भार्या। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। दिन कटना मतलब दिन बीतना हो जाएगा कि रात बीतना हो जाएगा कि शाम बीतना हो जाएगा कि समय बीतना हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। दिन कटने का मतलब हो जाता है समय बीतना। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दिन बीतना नहीं होता है, रातों बीतना नहीं होगा और शाम बीतना भी नहीं होगा। तो दिन कटना का मतलब होता है किसी तरह से हमने समय को गुजारा, ये बात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? चिनगारी नहीं है कि ज्वाला नहीं है कि छुआछूत नहीं है कि दीपक हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। देखिए चिनगारी निकल रही है तो जाहिर सी बात है ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ज्वाला उठी है
ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। छुआछूत कैसी है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा है। मगर जो दीपक होता है वो जलता है, दीपक जलता है, तो जाहिर सी बात है जो जलता है वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है प जमा ती जमा एक, प्रत्य जमा एक, तीसरा है पह धन जमा एक, और चौथा है प्रति जमा एक। देखिए, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद हो जाता है, आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा होगा और पढ़ा रहे होंगे आप लोग सभी लोग। प्रत्येक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन एक होता है, प्रतिधन एक। और एक आप लोग ट्रिक याद रखिए, जहाँ पे आधा अक्षर कटा मिल जाए वहाँ पे हो जाता है यण संधि। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। मतलब यहाँ पे यण संधि हमको मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, दूसरा है बहुत काम करना, तीसरा है काम से भागना, और चौथा है काम पूरा करना। जी चुराने का मतलब होता है उसको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, वो अपना जी चुरा लेगा और खिसक जाएगा पीछे से पतली गली से। तो इसलिए काम में मन लगाना ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है। बहुत काम करना, ये कब से काम करने लगा। और चौथा है काम पूरा करना, ये भी नहीं होगा। केवल तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, काम से भागना। काम से भागना उसी को कहते हैं हम लोग जी चुराना। क्या कहते हैं? मतलब पतली गली से निकल गया चुप्पे से। ऐसे लोग कुछ प्राणी होते हैं, बच्चे भी होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और बहुत जी जुआते हैं। कहीं 5 मिनट जा रहे हैं, कहीं माथा दुखा रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, आदि आदि समस्याएं उनके लगी रहती हैं, जी चुराते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंसू पोंछने का मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब दिलासा देना हो जाएगा कि खिल्ली उड़ाना हो जाएगा, तीसरा है रुलाना हो जाएगा, चौथा है बहलाना हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको कोई संकट में है आप या कोई भी संकट में होता है तो उसे आंसू बह रहे होते हैं, तो उसका कोई यार दोस्त या जिगरी जो भी आए उसके आंसू पोंछने लगता है। तो आंसू पोंछने का मतलब होता है उसे आशा दिलाई जाती है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। तो आंसू पोंछने का मतलब हुआ दिलासा देना। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा, दिलासा देना। दूसरा खिल्ली उड़ाना बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा रुलाना भी नहीं होगा, चौथा बहलाना भी नहीं होगा। तो इसका खिल्ली उड़ाना हो जाएगा। अगला सवाल है और हिंदी पोर्शन का अंतिम सवाल रहेगा कि नीचे दिए गए वाक्य 3 अलग अलग भागों में विभाजित हैं। विभाजित ए बी सी में अशुद्ध अंश की पहचान कीजिए। अगर ए बी सी में से किसी में टूट नहीं है तो डी उत्तर शामिल कीजिए। घर के स्वामी से पूछ लें, स्वामी शब्द गलत लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? पहला है घर के, दूसरा है स्वामी से, तीसरा है पूछ लें और चौथा है कोई टूट नहीं। तो पहला जो हो जाएगा घर के,
घर के स्वामी से पूछ लें, स्वामी से पूछ लें। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, हिंदी का पोर्शन आप लोगों को सॉल्व करा दिया हूँ। अगले पोर्शन में जो है मैथ का सेशन लेकर आऊँगा, देखना ना भूलिएगा। ऐसे ही पार्ट वाइज मैं कराऊँगा और आप देखते रहिएगा इसी तरह, और आपकी सक्षमता परीक्षा चुटकियों में निकल जाएगी, ये वादा रहा हमारा। चैनल से जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ अंतिम विदाई देता हूँ, फिर जो है मिलूँगा क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए जोश और उमंग के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।